अरविंद केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी और उनका तिहाड़ जेल जाना। कुछ लोग कहते हैं ये तो होना ही था, उनके कर्मों का यही फल है। आम आदमी पार्टी के गठन के समय से ही खुद को सबसे ईमानदार कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता ने बहुत सराहा था और उन्हें सत्ता पर बिठाया था। देश भर से लोग उनके साथ खड़े हुए थे और पार्टी ज्वाइन की थी। पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में धीरे धीरे लोग उन्हें छोड़ते चले गए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाले आज करप्शन के जाल में फंस गए हैं। सबसे ईमानदार कहलवाने वाले आज बेईमान लगते हैं। देश की जनता को जहां उनसे देश मजबूत बनाने पे उम्मीद थी, आज उन पे देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या लोगों का भ्रम निराश हुआ है? क्या केजरीवाल खुद को ईमानदार रखने में असफल हुए हैं? क्यों केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं? इन सब पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ARJ करंट अफेयर्स। हर बार की तरह इस बार भी हम ऐसे ही एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसकी देश भर में बड़ी चर्चा हो रही है और देश की जनता ठगी जाने को महसूस कर रही है, छली जाने को महसूस कर रही है। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। पहले हम वो मुद्दा जो अभी चर्चा में है उस पे बात करते हैं। गुरुवार 21 मार्च 2024 को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले दिन भर में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार किया। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाला, जो शराब नीति घोटाला है, और दिल्ली जल बोर्ड मामले सहित कई मामलों में 9 बार समन्स जारी किए थे। लेकिन केजरीवाल ने सभी समन्स को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया था। यह मुकदमा दिल्ली सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क नीति यानी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी के निर्माण के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है। 128 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करते हुए ईडी ने अब तक 6 आरोप पत्र जारी किए हैं। आरोप दस्तावेजों में केजरीवाल के कई संदर्भ है और एजेंसी का दावा है केजरीवाल अनुचित लाभ के लिए नीति बनाने में शामिल थे। अपने आप को ईमानदार बताने वाले नेता पर यह बहुत बड़ा आरोप है। तो इस आरोप को समझने के लिए इस केस के घटनाक्रम पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो इस केस की शुरुआत होती है नवंबर 2021 में, जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक नई उत्पाद शुल्क नीति यानी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी पेश करती है, जिसका उद्देश्य शराब का वितरण और बिक्री का पुनर्गठन करना है। इस पॉलिसी के बारे में सभी हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसको प्रगतिशील बताकर सराहना करते हैं, जबकि कुछ लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजस्व यानी रेवेन्यू पर पड़ने वाले असर से चिंतित है। बाद में ईडी ने कहा था कि शराब नीति जानबूझकर कमियों के साथ यानी लूप होल्स के साथ तैयार की गई थी, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए पिछला दरवाजा बनाता है। उसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में शराब नीति के निर्माण में कथित खामियों की ओर इशारा किया था। रिपोर्ट को सीबीआई को भेजा गया और एजेंसी ने एफआईआर में मनीष सिसोदिया और 14 अन्य आरोपियों को नामांकित किया। फिर अगस्त 2022 में दिल्ली के एलजी यानी लेफ्टिनेंट जनरल यानी उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 3 अन्य को निशाना बनाते हुए छापेमारी की। शीघ्र ही ईडी शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू करती है और उसके बाद सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के एक नेता विजय नायर को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। अब फरवरी 2023 में इस केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया। फिर मार्च 2023 में ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि अपराध की कथित आय यानी इनकम 292 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी ने आरोप लगाया कि यह घोटाला होलसेल शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को देना है, जो पिछले दरवाजे से आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलता है। अक्टूबर 2023 ईडी ने पहली बार केजरीवाल को समन भेजा। अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी केजरीवाल को 9 समन्स भेज चुकी है। केजरीवाल अब तक कहते रहे हैं कि ईडी के समन उन्हें भाजपा के इशारे पर भेजे जा रहे हैं। इसी बीच ईडी ने एक और नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया,
उन पे आरोप है कि उनके आवास पर 2 करोड़ रुपए की अवैध नकद बदली गई है। फिर दिसंबर 2023 में ईडी ने दूसरा समन दिल्ली सीएम को भेजा। जनवरी 2024 में तीसरा और चौथा समन केजरीवाल को भेजा और फरवरी 2024 में पांचवा, छठा, सातवां और आठवां समन भेजा। हर बार केजरीवाल ने समन को इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड यानी राजनीति से प्रेरित बताते हुए इग्नोर करते हैं, यानी नजरअंदाज करते रहे। अब मार्च 2024 में भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना विधान परिषद सदस्य के कविता को ईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले के साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 9वां समन भेजा। केजरीवाल ने फिर से ईडी के सामने पेश होने से किया इनकार। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके कारण ईडी की एक टीम उनके आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए आप के नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है और रहेंगे। वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसका मतलब है कि जेल जाने पर भी अरविंद केजरीवाल को कुर्सी नहीं छोड़नी है। जेल से चल रहा कामकाज। जैसे ही केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उन्होंने 23 मार्च को ईडी की लॉकअप से ही एक ऑर्डर पास किया जो पानी की शॉर्टेज के बारे में है। यह ऑर्डर आतिशी के द्वारा भेजा गया था। ईडी की कस्टडी में ही रहते 26 मार्च को केजरीवाल ने दिल्ली आरोग्य विभाग को दूसरा ऑर्डर पारित किया। यानी जैसा आतिशी ने कहा, उन्हें जेल से ही सरकार चलानी है। इधर आपके नेता आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की बड़ी चिंता है और उनके जेल में होने से लोगों को पानी और आरोग्य जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने जेल से ही अपनी पत्नी के जरिए एक संदेश जारी किया कि भारत के भीतर और बाहर कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही है। ऐसी कोई जेल नहीं जो उन्हें लंबे समय तक सलाखों के पीछे रख सके। मैं जल्द ही बाहर आऊंगा और अपने वादे निभाऊंगा। यहाँ केजरीवाल ने पहली रात जेल में बिताई और अगले ही दिन आपके नेताओं ने हंगामा मचा दिया कि केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है और उनका वजन 6 किलो कम हुआ है, जबकि जेल की तरफ से खुलासा किया गया कि उनकी तबीयत ठीक है और जितना वजन आते वक्त था उतना ही अब भी है। तो ये झूठ मूठ का हंगामा मचाना, दोगलापन, ये भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, ये सब पार्टी के अंदर आई कैसे, जबकि देश की जनता ने इसकी कोई अपेक्षा नहीं की थी। ऐसा लग रहा है लोगों का भ्रम निराश हो गया है, विश्वासघात हुआ है। तो ये कोई मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का यह कहना है। केजरीवाल की इस हरकत को विश्वासघात, छल या ठगना क्यों माना जाए? तो इसका जवाब है आम आदमी पार्टी की गठन और उस वक्त के हालात में। तो देखते हैं केजरीवाल राजनीति में आए कैसे। आप सभी को याद होगा 2007 में अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तब की केंद्र सरकार यानी यूपीए सरकार के, मनमोहन सिंह सरकार के अत्यधिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका यह आंदोलन था। इस आंदोलन को 5 अप्रैल 2011 से गति मिली जब अन्ना हजारे ने नई दिल्ली के जंतर मंतर स्मारक पर भूख हड़ताल शुरू की। इस आंदोलन का उद्देश्य जन लोकपाल विधेयक लाना और भ्रष्टाचार को कम करना था। इस आंदोलन में देश की जनता, कई बड़े सेलिब्रिटी, उद्योगपति और सामान्य जनता भी कूद पड़े थे। सबको ये उम्मीद थी कि इस आंदोलन से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अभी जन लोकपाल विधेयक संसद में पेश भी नहीं हुआ था और इधर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पूर्व अधिकारी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उस आंदोलन के भीतर एक समूह ने राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया और तब 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। यह इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आम आदमी के हितों की रक्षा करने की पेशकश की थी और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी शुरुआत की, जहां वह 70 में से 28 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब आपने कांग्रेस के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाई, लेकिन 39 दिनों तक ही सत्ता में बनी रही। यहाँ आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों के खिलाफ आंदोलन करके पार्टी बनाई थी, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई। पहला धोखा देश की जनता के साथ यहीं से शुरू होता है। हालांकि पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बड़ी वापसी की, परंतु अरविंद केजरीवाल इतने बड़े दोषी क्यों हैं? तो जानते हैं उनके ही पार्टी के कुछ नेताओं से। तो समय समय पर पार्टी से अलग होने वाले सदस्यों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के अनुसार आम आदमी पार्टी यह नाम ही विरोधाभासी बन गया है।
अन्ना हजारे के नेतृत्व में प्रारंभ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना था। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और कुछ हद तक देश के लोगों के लिए आशा की एक लौ थी। आम आदमी पार्टी का गठन सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, कवियों, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, वकीलों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा पराकाष्ठा के साथ किया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों का विकास दर्शाता है कि पार्टी के लिए स्थिति अब उज्जवल नहीं है। सत्ता में बस कुछ ही साल और पार्टी ने अपने प्रमुख सदस्यों को खो दिया है। उनके पार्टी छोड़ने का कारण शायद आंतरिक मनमुटाव, एक दूसरे पर दोषारोपण, विचारों की असहमति या केजरीवाल का अहंकार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुछ ऐसे ही प्रभावशाली पार्टी सदस्य हैं जो या तो पार्टी से निकाल दिए गए हैं या अनुचित शासन व्यवस्था के कारण स्वयं ही पार्टी छोड़ दी है। आशीष खेतान, पत्रकार से बने राजनेता आशीष खेतान ने 15 अगस्त 2018 को आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम ने आम आदमी पार्टी के भीतर नाराजगी और बुरी राजनीति का खुलासा किया है। आशुतोष, आशुतोष केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक थे, जिनके निष्कासन ने पार्टी की आंतरिक राजनीति के बारे में कई सवाल उठाए हैं। वह एक पत्रकार थे और न्यूज चैनलों में उच्च स्तरीय पद छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा का पार्टी से बाहर निकलना पहले दो सदस्यों से काफी अलग था। कपिल मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था। कपिल मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि इन दो लोगों ने 2 करोड़ का घोटाला किया है। मयंक गांधी, एक सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गांधी भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, लेकिन केजरीवाल के साथ मतभेद के बाद जल्द ही महाराष्ट्र में उनकी आप इकाई को भंग कर दिया गया। मयंक गांधी ने कहा कि पार्टी के नायक पार्टी को नष्ट करने पर तुले हैं और राजनेता ईमानदारी के रास्ते से हटते जा रहे हैं। मधु भादुरी, वह आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, जिन्होंने संचालन यानी ऑपरेशंस के तरीके से मायूस होकर पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए। उन्होंने महिला नेताओं के साथ बुरा बर्ताव करने वाली पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस पार्टी में महिलाओं को मनुष्य नहीं माना जाता है। योगेंद्र यादव, पार्टी के सह-संस्थापक योगेंद्र यादव को मार्च 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर पार्टी से अनौपचारिक ढंग से बर्खास्त कर दिया गया था। यह उनके लिए एक सदमे के रूप में सामने आया था। उन्होंने कहा, इससे मुझे काफी चोट पहुंची है। अगर कोई आपको आपके घर से घसीट कर बाहर निकाल दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? प्रशांत भूषण, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण एक उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए कि यह पार्टी भ्रष्टाचार और द्वेष से मुक्त है और अन्य भ्रष्ट पार्टियों से अलग है। लेकिन उनकी उम्मीद को तोड़ते हुए 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर योगेंद्र यादव और आनंद कुमार के साथ साथ उन्हें भी पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने गुंडागर्दी और तानाशाही का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। आनंद कुमार, इन्हें भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। अजीत झा, पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी के आधार पर इनको भी निकाल दिया गया। अंजलि दमानिया, अरविंद केजरीवाल पर लगे खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद अंजलि दमानिया ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी में शामिल हुई और जब पार्टी के भीतर राजनीतिक वातावरण भ्रष्ट होने लगा तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। एक समाचार चैनल में देखा कि दिल्ली में सरकार बनाने और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस विधायक को रिश्वत देने वाले अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो प्रसारित होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं आम आदमी पार्टी में इस बेवकूफी के लिए नहीं आई हूँ। मैंने अरविंद जी का साथ सिद्धांतों के लिए दिया था, खरीद फरोख्त के लिए नहीं। मैं छोड़ रही हूँ। विनोद कुमार बिन्नी, विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल को तानाशाह के रूप में संदर्भित किया और अपने मूल सिद्धांतों को छोड़कर धोखाधड़ी करने वाली पार्टी के रूप में दोषी ठहराया। पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उन्हें भी पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था। कैप्टन जी आर गोपीनाथ, भारत में कम लागत वाली हवाई यात्रा का नेतृत्व करने वाले संस्थापक कैप्टन जी आर गोपीनाथ ने केजरीवाल के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण 2014 में आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। शाजिया इल्मी,
पार्टी की सह-संस्थापक और नेता में से एक शाजिया इल्मी ने भी मई 2014 में पदों से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ दी, क्योंकि पार्टी कोई भी बुनियादी मूल्यों का पालन नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए उकसाया है, और कहा कि केजरीवाल एक आंतरिक गुटबाजी का नेतृत्व करते हैं, जो पार्टी के भीतर लोकतंत्र की अनुमति नहीं देता है। अशोक अग्रवाल, पेशे से वकील अशोक अग्रवाल ने मार्च 2014 को पार्टी छोड़ दिया। कारण यह था, यह पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनके मजबूत सिद्धांतों की वजह से पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन जिन लक्ष्यों के लिए इसे बनाया गया था, वह अब कई गुम हो गए हैं। एमएस धीर, ये एक पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल, जिन्होंने 39 दिनों तक दिल्ली में शासन किया था, वे दूसरे मौके के लायक नहीं थे। एसपी उदय कुमार, परमाणु ऊर्जा विरोधी कार्यकर्ता एसपी उदय कुमार ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि पार्टी तमिलनाडु से संबंधित मुद्दों को और वहां के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही थी। कुमार विश्वास, मशहूर कवि और आप नेता कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल के साथ मतभेदों के कारण पार्टी से दूर चले गए। कुमार विश्वास ने यह खुलासा किया कि जब सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो केजरीवाल ने कुमार विश्वास को मीडिया में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए और सबूत मांगने के लिए कहा था, जिसका विश्वास ने जमकर विरोध किया। उन्होंने एक और विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अलगाववादी और खलिस्तानवादी के समर्थक है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को खलिस्तानवादियों से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी थी। केजरीवाल ने जवाब दिया था कि सब मैनेज हो जाएगा, और आगे कहा था कि या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या स्वतंत्र खलिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो पार्टी से बाहर जाने वालों की लिस्ट में कई अन्य सदस्य भी है। इस तरह अपने मूल सिद्धांतों से भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ पार्टी की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने पार्टी को दुख और निराशा के साथ छोड़ दिया। तो अब तक हमने देखा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए और ईमानदार राजनीति के लिए पार्टी में शामिल हुए थे, ऐसे अच्छे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो केजरीवाल सहित जो लोग पार्टी में बचे हैं, क्या वे लोग पार्टी के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो यह देखा गया है कि कई आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई नेता आरोपों के चलते जेल में हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्पाद शुल्क नीति यानी शराब नीति के मामले में गिरफ्तार है। उन पर सीबीआई और ईडी दोनों का केस चल रहा है। कोर्ट ने हर बार उन्हें जमानत देने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह को भी शराब नीति के मामले में अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वे इतने दिन जेल में ही रहे, हालांकि कुछ ही दिन पहले यानी 2 अप्रैल को उनको जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए हैं, पर मुकदमा अभी जारी है। 2017 में सीबीआई ने आपके नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक यानी इनकम से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। मई 2022 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य केस में आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबन का सामना करना पड़ा है। एक और केस दिल्ली के वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी भर्ती का आरोप है। तो इसी तरह केजरीवाल सहित उनके अन्य मंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही अरविंद केजरीवाल का खलिस्तान समर्थन भी है। इस पे हम चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि उनकी पार्टी ने सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खलिस्तान की मांग की है। केजरीवाल के मन में खलिस्तान समर्थकों के प्रति नरम रुख है। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकवादी के आवास पर एक रात बिताई थी। पंजाब चुनाव में एक चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया, जिसमें खलिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस ने एक विवादास्पद पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। उस पत्र में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है, तो हमें अपने मिशन को यानी खलिस्तान मूवमेंट को मजबूत करने और पूरा करने की एक नई आशा मिलेगी। पत्र के अंत में सिख फॉर जस्टिस के कार्यकारी निदेशक गुरपतवंत सिंह पन्नून का नाम और कथित हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि गुरपतवंत सिंह पन्नून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी के रूप में नामांकित है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है
कि आम आदमी पार्टी अब खालिस्तान की आधिकारिक या प्रमाणित राजनीतिक शाखा है। रविवार 24 मार्च 2024 को एक विवादास्पद वीडियो जारी हुआ जिसमें पन्नून ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने विदेशी सिखों को गुमराह करके पार्टी के लिए लगभग 133 करोड़ रुपए जमा किए। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता पर शक किया जा सकता है, पर अभी बताए गए सभी मुद्दों से और कुमार विश्वास के केजरीवाल के संदर्भ में बयान से लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का संबंध खालिस्तानी समर्थकों के साथ है। तो केजरीवाल पर लगे आरोपों की एक संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही टैक्स के पैसों से मस्जिदों के मुल्लों को 18,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह देना, यह कुर्सी के लिए तुष्टीकरण दिखाता है। कोरोना काल में उनके इलाके में 18 डॉक्टर भी मरे हैं, लेकिन केवल एक मुस्लिम डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए देना, यह भी मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना और उन्हें पाकिस्तान को सौंपने की मांग करना और भारत की जांबाज सेना की कुर्बानियों पर शक करना, क्या देशभक्ति है? शराब की आबकारी नीति को रहस्यमय तरीके से बनाना और रहस्यमय तरीके से सारे मोबाइल तोड़कर गायब करना, वह शराब नीति फिर से वापस लेना, ये कौन सा ईमानदारी का रूप है? कोरोना काल में जब देश ऑक्सीजन और जीवन बचाने में त्राहिमाम कर रहा था, तब केजरीवाल अनधिकृत रूप से अपना विशाल आशियाना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। इंडी गठबंधन के मंच पर भ्रष्टाचारी और चोरों से गले मिलना, ये कौन सी ईमानदारी है? इसी के साथ कुछ और खुलासा मैं करना चाहता हूँ। अब कुछ लोग यह कहेंगे कि केजरीवाल का केस जानबूझकर चुनावों के समय हाथ में लिया गया है और बीजेपी चाहती है कि चुनावों में विपक्ष कमजोर हो। परंतु मेरे विचार में यह मुद्दा हो भी सकता है, लेकिन गौण है। मुख्य कारण है केजरीवाल का चुनाव के समय देश में अराजक मचाने का इतिहास। जी हाँ, पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान किसान आंदोलन का आयोजन करके 1 साल तक सामान्य जनता को परेशान कर रखा था। सच में कृषि कानूनों में कुछ त्रुटियां हैं, सारे देश के किसान आंदोलन में आते, परंतु यहाँ सिर्फ पंजाब के किसान आए थे। पता नहीं ये किसान थे भी या नहीं, क्योंकि कोई किसान 1 साल तक ऐसा डेरा डाले नहीं बैठा रहता। तो इस आंदोलन को खालिस्तानवादियों का समर्थन था और कहा जाता है कि अमेरिका और यूरोप स्थित ये खालिस्तानवादियों ने इस आंदोलन को फंडिंग की थी। इस पूरे आंदोलन में केजरीवाल किसानों के साथ थे। तो इस वक्त भी जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो फिर से किसान आंदोलन करके देश में अराजक मचाने का इनका प्लान था, जो केंद्र सरकार ने विफल कर दिया है। अमेरिका और यूरोप भी चाहते हैं कि मोदी चुनाव हार जाए और देश में कमजोर सरकार बने। इसीलिए देखा गया है कि केजरीवाल के केस में बार बार अमेरिका और जर्मनी टिप्पणी कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि केजरीवाल को खालिस्तानवादी अमेरिका और जर्मनी का सपोर्ट है। दोस्तों, केजरीवाल एक अकेले ऐसे नेता नहीं जिन पे ये सारे आरोप लगे हैं। इनसे भी गंभीर आरोप कई अन्य नेताओं पर लगे हैं, जो नेता लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में है। परंतु आम आदमी पार्टी का दावा था कि वह भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और स्वच्छ राजनीति करेंगे। बाकी अन्य पार्टियों से यह अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि उनका यह एजेंडा नहीं था। परंतु भारत के सामान्य लोगों का विश्वास केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर था, जो उन्होंने तोड़ा है। आपको क्या लगता है? क्या केजरीवाल सच में पाखंडी, अहंकारी और देशविघातक है, या सबसे ईमानदार है? आपकी राय हमें जरूर बताइए। कृपया आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो अगर पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।